नमस्कार साथियों। साइंस में हम सेल चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली थी। आज हम उसी चैप्टर के अंतर्गत पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है और आकार एवं साइज के आधार पर कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो पीछे पढ़ा था मेनली प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल थी, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल थी, उसमें मेन डिफरेंस क्या था? जैसे साइज का देखें तो ये क्या थी भाई, पादप सेल जो थी वो आकार इसका बड़ा होता है और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल का आकार छोटा होता है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो जो एनिमल सेल होती है उसमें छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल होती है उसमें बड़े बड़े होते हैं और मात्रा कम होती है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है वह प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है। जो प्लास्टिड होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है वह भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के काम में आता है, कलर प्रोवाइड करने के काम आता है, इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है और यह सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है भाई? जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है और यह जो है तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में पाया जाता है, किंतु अधिक विकसित जंतु कोशिका में पाया जाता है। सिलिया और फ्लैजिला जो होते हैं नॉर्मली प्लांट सेल में अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमने पढ़ा था आकार जो होता है, शेप जो होता है, वह प्लांट सेल का रेक्टेंगुलर होता है, नॉर्मली रेक्टेंगुलर होता है, जबकि एनिमल सेल का गोल होता है। और ध्यान रखना, ये गोलाई कैसी होती है? अनियमित होती है। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ आपको दिख रही हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाई जाती है और यह सभी सेल ऑर्गेनल्स के लिए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करती है, जो सेल के अंदर और सेल के बाहर आने वाले पदार्थों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण होता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले पार्ट में गोल्जी बॉडी के बारे में, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग के काम में आता था। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, जिसमें दो प्रकार की ईआर हमने पढ़े थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें राइबोसोम पाए जाते थे, जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाते थे। ठीक है, इसमें से राइबोसोम भी 70S और 80S टाइप के पाए जाते थे। इन सब के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। सेल वॉल को देखा था कि यह सेलुलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन को देखा था कि यह प्रोटीन और फैट से मिलकर के बनी होती है। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में लगभग काफ़ी सारी चीज़ें क्या कर ली थी? रिवाइज कर ली थी। जो देखा था कि जो रिक्तिका होती है वो भोजन स्टोर करने या वाटर स्टोर करने और अन्य वेस्ट मटेरियल स्टोर करने के काम में आती है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मेनली
जो सेल टाइप्स हैं, क्या है भाई, सेल टाइप्स। और किसके आधार पर सेल टाइप, आकारकी के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। शेप, आकार एवं आकारकी के आधार पर, साइज और शेप के आधार पर। तो देखो नॉर्मली हम लोग क्या धारणा करते हैं कि जो जंतु कोशिका होती है वह गोलाकार होती है, और जो पादप कोशिका होती है वह कैसी होती है। जो जंतु कोशिका होती है हम लोग नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि जंतु कोशिका है वो गोलाकार होती है, और जो पादप कोशिका होती है वो भाई किस शेप में होती है, रेक्टेंगुलर शेप में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वह भी कई टाइप, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वह शेप और साइज के आधार पर भी कई टाइप की होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ किस टाइप की होती हैं। तीसरा स्तंभाकार शेप की होती है, और चौथा चपटी कोशिका भी होती है, और सेल जैसी कोशिका भी होती है, और फाइब्रस या स्पिंडल सेल भी होती हैं। ये अलग अलग सेल में। इसके अलावा न्यूरॉन सेल को हमने देखा था कि वो साइज में लंबी होती है। जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो साइज में क्या होती है, लंबी होती है। तो क्या समझे हमने ये देखा कि साइज और शेप के आधार पर जो एनिमल सेल्स होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि गोलाकार होंगी। बॉडी के अलग अलग पार्ट में ज़रूरत के हिसाब से सेल्स का साइज और शेप अलग अलग होता है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के रखनी है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि सेल जो होती है, एनिमल सेल जो होती है वो केवल गोलाकार होती है। ऐसा नहीं है। वह बॉडी के किस पार्ट में, किस ऑर्गन में पाई जाती है उसके आधार पर उसकी आकार की यानी साइज और शेप डिफरेंट होते हैं। जैसे जो गोलाकार होती है, हमने देखा कि ओवम जो होता है वो क्या होता है भाई, गोलाकार होता है ना। और जो होती हैं ट्यूबल सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल शेप में होती हैं। और इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल जो होती हैं, इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, है ना। इनका कार्य होता है अवशोषण और श्रवण करना। जो चपटी कोशिका हमने पढ़ा था वो फेफड़े जो होते हैं, हमारे लंग्स जो हैं, उनकी एल्यूवियल सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, चपटाकार होती हैं। तो हमने क्या देखा कि जो बॉडी के पार्ट में पाई जाने वाली अलग अलग ऑर्गेनल की सेल्स का शेप और साइज अलग अलग होता है। तो ये हमें मोटा मोटा क्या रखना है भाई, याद रखना है। अभी जो हमने पढ़ा क्या, स्पिंडल या फाइब्रल सेल्स जो होती हैं, धागानुमा कोशिका, वो कहाँ पाई जाती हैं भाई, मांसपेशी की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। किसकी कोशिकाओं में पाई जाती हैं, की कोशिकाओं में। ये सैटेलाइट सेल जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, या स्टार शेप्ड के सेल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो बोन सेल जो होती हैं वो स्टार शेप की सेल होती हैं। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि शेप और साइज के आधार पर सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। शेप और साइज के आधार पर अलग अलग ऑर्गेनल की सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग। अब हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में, उसको क्या है, उसको भी हमको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक को प्राइमिटिव और यूकेरियोटिक को यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक है वो प्राइमरी शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है शुरुआत में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो याद रखना है अनडेवलप्ड, या कहें कि कम विकसित। अनडेवलप्ड यानी कि अविकसित या लेस डेवलप्ड सेल होती हैं। और इनमें जो सेल में है न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है और अन्य बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स अनुपस्थित होते हैं। यानी यह छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल्स जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती हैं। उनमें स्पष्ट सेल ऑर्गेनल्स का डिफरेंस नहीं होता है और बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनल्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अलग अलग सेल के चारों ओर, जो सेल ऑर्गेनल के चारों ओर
अलग अलग सेल ऑर्गेनल के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, वह भी अनुपस्थित होती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस हमको देखना है कि इसमें केंद्रक जो होता है, क्या होता है भाई, केंद्रक वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्र की झिल्ली जो होती है वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और नग्न होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। यह जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें रेखीय होता है और हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, जुड़ा होता है। ध्यान रखना, जो डीएनए है उसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, उसको हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। अगला है कोशिकांग। तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम हमने देखा था 70S और 80S टाइप के पाए जाते थे। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक जो है छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जंतु होते हैं, उनमें क्या कही जाती हैं, पाई जाती हैं। इसलिए इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। कितने टाइप, कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से टाइप का होता है, तो 80S टाइप का होता है। इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, ये 10 से 100 माइक्रोमीटर तक की होती हैं। जो सेल डिवीजन होता है, क्या होता है भाई, जो सेल डिवीजन होता है वो इनमें द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन होता है, जबकि इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री यानी कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है और वह सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, याद रखना है। जो उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं किन जंतुओं में पाई जाती हैं वह हमको याद रखना है। तो कौन है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यानी कि मेनली जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हीं में क्या करी जाती है, पाई जाती है। और यह पादप, जंतु, कवक, इन सब में क्या की जाती है, पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि नहीं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वह सिंपल होती हैं, कैसी होती हैं, सिंपल, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स या जटिल होती हैं। याद रखेंगे, क्या होती हैं भाई, कॉम्प्लेक्स या जटिल होती हैं। केंद्रक नहीं होता, झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये तो हमने बता दिया है ना। तो यहां हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे जो टिश्यू है, टिश्यू चैप्टर जो है उसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, 2 से 3 पार्ट में उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथियों, मैं डेली आपको या 1 से 2 दिन में, चूँकि मैं खुद भी सरकारी जॉब करता हूँ इसलिए मेरे पास टाइम की थोड़ा सा कमी रहती है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियोस लाता जाऊं। इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से मैं डेली आपके लिए, अभी साइंस की सीरीज चल रही है, साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम जीके जीएस पर भी आएंगे। हम ऐसे धीरे धीरे करके लगभग सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा तो जहां हमें लगेगा कि ट्रिक की ज़रूरत है फैक्ट्स को याद करने के लिए, तो वहां हम कुछ कुछ ट्रिक्स भी लेकर आएंगे जो आपके एंड टाइम पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उस समय पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।